अस्सलामुअलैकुम। रिवाइज्ड J&K बजट मैनुअल को पढ़ते हुए आज इस पेपर का दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को कवर किया था। चैप्टर 3 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 4 हम चैप्टर 9 और 10 के साथ पढ़ेंगे बिकॉज वो तीनों चैप्टर्स 4, 9 और 10 रिलेटेड है। तो बचा चैप्टर 5 जो हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। जैसे हमें पता है कि बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो बेसिक कंपोनेंट्स है, रिसीट्स यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। यानी बजट के दो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में भी कि कितना आया हमारे पास, कितना हमने गेन किया यानी कि रेवेन्यू कितना आया साल में, और फिर कितना खर्चा इससे करना है ना। तो दो बेसिक कंपोनेंट्स है बजट के। तो जब हम बजट को प्लॉट करते हैं, जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, तो दोनों यानी रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी, इन दोनों की एस्टिमेशन जो है वो काफी केयरफुल तरीके से करनी पड़ती है। ठीक है, तो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनाने हैं, क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है, रिवाइज्ड सिलेबस में नहीं है, अलबत्ता पुराने सिलेबस में थे। तो आपके सिलेबस में क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, यानी किस तरीके से रेवेन्यू की एस्टिमेशन करनी है, क्या क्या गाइडलाइंस दिमाग में रखनी है, और पहले तो ये देखना है कि ये रेवेन्यू रिसीट्स की एस्टिमेशन है क्या। ठीक है, तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स जो है उसका मतलब है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में एक गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आएगा। ठीक है, यानी एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू रियलाइज होगा मतलब रियलाइज का मतलब है कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा। ठीक है, तो आने वाले साल में यानी नेक्स्ट जो आपका एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू रियलाइज होगा, उसकी कैलकुलेशन करने को, उसकी असेसमेंट करने को हम कहते हैं एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो जैसे ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, अगर हमें इस फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स बनाने होंगे तो वो कब बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे पिछले साल में, यानी कि 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर यानी एनसुइंग साल, यानी कि 21-22 के बाद कौन सा साल आने वाला था, 22-23 यानी कि जो चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस साल के रेवेन्यू रिसीट्स की एस्टिमेशन हमने पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में करनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा यानी 23-24, तो उसकी रेवेन्यू रिसीट्स की जो एस्टिमेशन है वो इस जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें होगी, यानी 22-23 में होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है इसी में करते हैं एस्टिमेशन नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू रिसीट्स की। समझ आई बात, यानी कि जो हमारा 22-23 चल रहा है इसकी एस्टिमेशन कब हुई थी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और अब जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है यानी 23-24 उसकी एस्टिमेशन रिसीट्स की कब होगी, वो इस जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है इसी में होगी यानी 22-23 में, और प्रोबेबली ये इन द मंथ ऑफ सितंबर होती है। ठीक है, सो दैट हम बजट को फिर आराम से प्रिपेयर करके आगे स्टेप बाय स्टेप उसकी फॉर्मुलेशन, उसका जो कलेक्शन, उसका जो ओवरऑल कंसोलिडेशन है वो होके उसे जो हम फिर फरवरी में प्रेजेंट करें। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर आपका 4, 9 और 10 की किस तरीके से बजट की ओवरऑल कंसोलिडेशन और प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, समझ आया। यानी कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, वो होता है कि हमारे आने वाले साल में कितना हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसकी कैलकुलेशन। समझ आई बात। जैसे मैंने अभी बताया ये 22-23 जो है यानी कि जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, हम इसी फाइनेंशियल ईयर में मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022 हम स्टार्ट करेंगे
एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू बनाना हमारे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि साल 2023-24। ठीक है, समझ आई बात कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है और कब बनाए जाते हैं। ठीक, नाउ अब हमें जैसे पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा कि रेवेन्यू कहाँ से आता है। टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिसोर्सेज आएंगे उनसे आता है, हमारे पास लोन्स जो हमारी गवर्नमेंट रेज करती है उनसे आता है। तो काफ़ी सारे हमारे पास जो है सोर्सेज होते हैं, वेज होते हैं, जहाँ से एक फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू रियलाइज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन किस सोर्स से हमें कितना रेवेन्यू रियलाइज करना है, उसके लिए हमें क्या होते हैं, बाज़ाबिता लॉज होते हैं, ऑर्डर्स होती है और सेक्शंस होती है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू या एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स जो है वो हमें क्या बताते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जो है वो रियलाइज होगा। लेकिन हमें अब लमसम में वो नहीं देखना होता है। हमें क्या करना होता है, जब हम एस्टिमेट्स बना रहे हो रेवेन्यू की, जब हम रिसीट्स जो है उनकी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम वही फिगर लिखे जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड होगा कि वो आएगा। ठीक है, सपोज कोई हम किसी चीज़ पे, किसी आइटम पे हमने फ़ी रखा है, तो हमें बराबर ये कैलकुलेट करना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना फ़ी वसूल होगा। ठीक है, तो एक्चुअली जितना हम कलेक्ट, हमें उम्मीद है कि एक्चुअली इतना हमें मिलेगा, वही हमें एस्टिमेशन में लिखना है। हमें कोई भी प्रपोजल, कोई भी खुद ही दिमाग से सोच के कोई भी हमें लमसम अमाउंट नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, इसकी जो एस्टिमेशन होती है वो होती है टारगेटेड, या हम कहेंगे फोरकास्टेड। हमें मत पता होता है कितना आएगा, हम फोरकास्ट करते, हम एक अंदाजा लगाते, लेकिन वो अंदाजा जो है वो जितना हो सके उतना जो है वो क्या होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम एस्टिमेट्स बनाए रेवेन्यू रिसीट्स की, तो जब हम फोरकास्ट करें कि किस किस आइटम के अंडर हमें कितना रेवेन्यू आएगा, वो फोरकास्टिंग काफ़ी हद तक अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए। यानी कि हमें कोशिश करना चाहिए कि बराबर उतना फिर हमारे पास रियलाइज हो। ठीक है, अगर उतना ना हो तो हल्की सी ही डिफरेंस रहे, ज़्यादा ना रहे। बिकॉज अगर हमारा जो एस्टिमेशन है वो ज़्यादा था और हमने उससे काफ़ी कम रियलाइज किया, या हमारी एस्टिमेशन कम थी और हमारा काफ़ी ज़्यादा रियलाइज हो गया, तो उसे हम अच्छी बजटिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स अगर हमने एस्टिमेट किया कि आने वाले साल में हमें किसी आइटम के अंडर 1 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन फिर उस साल में मिला कितना, 50 लाख ही, या हमने 50 लाख ही एस्टिमेट किया था लेकिन आया 1.5 करोड़, तो दैट मीन्स हमारी एस्टिमेशन से काफ़ी ज़्यादा फॉर होके हमने रियलाइज किया या बिलो होके रियलाइज किया, तो इसको हम अच्छी बजटिंग नहीं कहेंगे, इसको हम अच्छी एस्टिमेशन नहीं कहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं 1 करोड़, तो एट लीस्ट 95 लाख तक तो आप जो है रियलाइज करने चाहिए, या 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख तक तो रियलाइज करने चाहिए। नहीं, हल्की सी गैप चलती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गैप्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन में नहीं की, आपने कोशिश नहीं की कि आप उतना ही इसमें एस्टिमेशन में दिखाओ जितना आप रियलाइज करने वाले हो, तो उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स हो जाती है। ठीक है, यानी आपको जो है लायबिलिटीज बढ़ने का खतरा होता है। समझ आई बात। उसके बाद जो हमने अब एस्टिमेशन की होती है कि इतना रेवेन्यू रियलाइज होगा, कोशिश करनी चाहिए कि वो फॉल ना हो, वो कम ना हो, उतना हमें रियलाइज करना ही करना है। यानी टारगेट्स हमें चाहिए कि काफी हद तक हम कोशिश करें कि अचीव करें। समझ आई बात। अब ये जो रेवेन्यू रियलाइज होता है, यानी गवर्नमेंट के पास ये जो किसी ना किसी आइटम के अंडर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रिसीट के थ्रू पैसा आता है, ये कौन कलेक्ट करता है? इसके लिए गवर्नमेंट ने बाज़ाबिता ऑफिसर्स को, अथॉरिटीज़ को
आइडेंटिफाई किया होता है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं या अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो कि एम्पावर होते हैं कि वो रेवेन्यू की कलेक्शन करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, जो अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है नोटिफाई करती रहती है इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पास वो वाले लोग होते हैं जो कि रेवेन्यू की कलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल उठ के जाएगा हाँ जी मुझे कलेक्शन करनी है, नहीं, इसके लिए एम्पावर्ड बंदे ही होते हैं, ठीक है। नाउ जो ये रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक, यानी कि जो हमारे पास रेवेन्यू आना होता है आने वाले साल में, उसमें हमारे पास दो टाइप्स के रिसीट्स होते हैं, एक फिक्स्ड चार्जेस और दूसरा फ्लक्चुएटिंग चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस वाले वो रिसीट्स होते हैं जो कि हर साल फिक्स्ड रहते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, अगर होंगे भी चेंज आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स, जैसे हमारे EMIs, ठीक, रेंट, फाइन वगैरह, वो मत हर साल चेंज होते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने लोन रेज किया है और उसको जो है उसका EMI रहा है सपोज 1 करोड़, तो वो हर साल 1 करोड़ ही रहेगा ना, वो मत एक साल में 1 करोड़ रहेगा और दूसरे साल में जो है 50 लाख की रहेगा। या इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने किसी बिल्डिंग की जो है रेंट वसूल करनी है तो वो रेंट जो है हमें 10 साल 7 साल 8 साल तक फिक्स्ड होती है एज पर हमारे जो भी ये होते हैं बॉन्ड्स वगैरह, या जो भी हमारे जिसपे हम रेंट पे अपनी बिल्डिंग्स को देते हैं सो दैट वहाँ से हमें रेंट मिले, जो भी हमारे जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं रेंट डीड जिसे हम कहते हैं, तो दैट मीन्स वो वाले आइटम्स, ठीक है, जहाँ से गवर्नमेंट को फिक्स्ड रेवेन्यू आना है, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया लोन, गवर्नमेंट ने जो है लोन दिया है, अब EMIs वहां से आने हैं, ठीक है। वो EMIs चेंज तो नहीं होंगे ना, वो EMIs गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने खुद अगर लोन लिया होगा उसको एग्जैक्टली उतना EMI पे करना है। जैसे मैंने भी बताया गवर्नमेंट ने हर साल करोड़ करोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने जो लोन दिए हैं उन पे जो उसको इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे वो तो फिक्स्ड होते हैं। तो दैट मीन्स जो भी आइटम के अंडर हमें फिक्स्ड हर साल सेम अमाउंट आने वाला है वो होते हैं हमारे फिक्स्ड चार्जेस या फिक्स्ड रिसीट्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा फ्लक्चुएटिंग चार्जेस, ये वो वाले आइटम्स होते हैं जिनके अंडर हमें जो पैसा मिलेगा वो ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे इंटरेस्ट हुआ, टैक्सेस हुए या बाकी चीजें हुई जो ऊपर नीचे होती रहती है। समझ आई बात? तो रिसीट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड रिसीट जो है उसे हम फिक्स्ड चार्जेस कहते हैं। इसके अंडर वो वाली चीजें आती है जो ईयर टू ईयर चेंज नहीं होती, उसमें क्या होता है वो फिक्स्ड रहती है, गवर्नमेंट को 5 साल 10 साल तक सेम अमाउंट उस आइटम के अंडर मिलता रहता है। और फ्लक्चुएटिंग वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं हर साल, उस आइटम के अंडर गवर्नमेंट को हर साल चेंजेस जो है ऑकर होती है, ठीक है। नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स या एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ऑफिसर ये प्रिपेयर कर रहा होगा, उसे कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसे उसको फॉलो करना पड़ता है व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज एस्टिमेट्स। समझ आई बात? पहले हमने देखा एस्टिमेट्स क्या है, फिर हमने देखा एस्टिमेट्स जो है कब बनाए जाते हैं, फिर हमने देखा एस्टिमेट्स कितने रिसीट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और अब हमें देखना है कि क्या गाइडलाइंस दी गई है बजट मैनुअल में फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे काफी ध्यान दीजिएगा। पहली गाइडलाइन ये है कि जो भी हम एस्टिमेट्स बनाएं वो हमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, एग्जिस्टिंग टैक्सेस, रेट्स, फीस पे बनाने हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग यानी कि इन वोग जो आपके पास रेट्स होंगी,
इन वोग आपके पास जो भी फीस होंगे, टैक्सेस होंगे, उनके बेसिस पे आपको एस्टिमेशन करनी है। आपको प्रपोजल्स नहीं करने, आपको लमसम अमाउंट्स नहीं लेने। सपोज ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने जो है ऐलान कर दिया कि किसी आइटम के अंडर अब इतना बढ़ावा होगा, ठीक, लेकिन अभी उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं आया है, तो आप खुद ही प्रपोज करके नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में ऑर्डर है उसमें जो आपको रेट लिखी है, जो फी लिखा है या जो टैक्स लिखा है, उसी के बेसिस पे आप जो है एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके पास ऑर्डर है, इन वोग जो ऑर्डर है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन होनी है। और जब तक ना गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगा हाइक्स की या डिक्रीज की, तब तक आप खुद ही प्रपोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन जो है वो उसी चीज पे बेस्ड होनी चाहिए जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि इन कैश रियलाइज होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि इस आइटम के अंडर इतना रेवेन्यू हमें मिलना है, तो आप उतना ही लिखेंगे। समझ आई बात? कोई कम ज्यादा नहीं होगा। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो हमने टारगेट रखा है उसको फॉल नहीं होने देना है। अगर हमारा टारगेट फॉल होता है तो उसके लिए हमें कोजेंट रीजंस यानी बराबर रीजंस देने पड़ते हैं कि हमारा ये जो टारगेट है ये गिरा क्यों, ये हम अचीव क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। अब अगर इस साल मतलब आपका कोई फिक्स्ड टारगेट था, वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट ईयर में कोशिश करनी है पहले वही चीज जो है अचीव करने की, सो दैट एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स ना हो। समझ आई बात? सो दैट एक्यूमुलेशन ना हो। जो आपको इस साल के लिए फिक्स्ड टारगेट थे, अगर आपको वो अचीव नहीं कर पाए, सपोज आपके पास 10 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जो रेंट पे थी, आपने इसमें क्या किया था काम, आपको ये था दिमाग में कि हमें जो है, हम जब एस्टिमेशन कर रहे हैं इन 10 बिल्डिंग से हमें 2 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन आप उतना वसूल कर ही नहीं पाए ड्यू टू सम रीजंस। किसी वजह से उतनी रेंट 2 करोड़ आप उन बिल्डिंग से वसूल कर ही नहीं पाए, तो आपको क्या करना है, आपने 1 ही करोड़ वसूल किया, तो आपको अब नेक्स्ट ईयर में कोशिश करनी है कि पहले यही लेफ्ट ओवर 1 करोड़ जो बचा है ये वसूल करें। अदरवाइज ये करोड़ ऐसे रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर और ज्यादा अगर फॉल रहा तो वो एडअप हो जाएगा, फिर उसके बाद और फॉल रहेगा तो वो एडअप हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जितना आपको रेवेन्यू रियलाइज करना है, जितना आपने टारगेटेड रखा है, उसको आप रियलाइज करो, आप फॉल ऑफ एरियर नहीं होने दो। समझ आई बात? सब फिर से मैं बताती हूँ एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे सपोज आपके पास जो है, अभी मैंने बिल्डिंग्स की एग्जाम्पल दी, रेंटेड की, तो ऐसे में बताती हूँ आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, आपको जो है किसी लैंड से सपोज 50 लाख का आपको रेवेन्यू आने वाला है। ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू सम डिजास्टर या ड्यू टू फ्लड वगैरह, आप जो है 50 लाख रियलाइज नहीं कर पाए, आपको जो है 30 लाख ही मिल गए। तो आप जो है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट साल में पहले वो 20 लाख जो है वो आप किसी तरीके से उस लैंड से रियलाइज करो, ठीक। और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर नेक्स्ट ईयर का भी थोड़ा सा अगर फिर से बच गया, फिर उसके बाद के साल का फिर से बच गया, तो एक्यूमुलेशन आप पे आ जाएगा। समझ आई बात? तो इसलिए कहा गया है कि आप उतना ही एस्टिमेशन में लिखो जितना आपको लगता है कि आप रियलाइज करोगे, और फॉल ऑफ एरियर नहीं होने दो, अदरवाइज एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, अगर फिक्स्ड चार्जेस है तो आपको तो पता ही है कि ये फिक्स्ड है, इसमें मुझे इतना मिलना ही मिलना है, तो जो एक्चुअल है वो आप उसमें कैलकुलेट कर दो। एस्टिमेशन एक्चुअल बेसिस पे ही बनाओ, बिकॉज आपके पास एक्चुअल पता है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिसीट्स या फ्लक्चुएटिंग चार्जेस, जहां पे आपके वैसे रिसीट्स है जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आप कैसे एस्टिमेशन करोगे? आपको लास्ट 3 इयर्स के जो एक्चुअल्स थे, एक्चुअल्स मतलब जो लास्ट 3 इयर्स के फाइनल्स थे इस आइटम के अंडर, इस फ्लक्चुएटिंग आइटम के अंडर,
उनको आपको क्या करना है, उनको बेस लेनी है। समझ आई बात? उनको दिमाग में रखना है। लास्ट 3 ईयर हमें क्या मिला था इस फ्लक्चुएटिंग रिसीट के अंडर, उनको दिमाग में रख के आप एनसुइंग ईयर की प्रोजेक्शन करेंगे। फिक्स्ड में तो आसानी से कर सकते हो, बिकॉज आपके पास फिक्स्ड है चार्ज, आपको पता है कितना आएगा, इसमें फिक्स्ड है रेट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आपको नहीं पता है, फिक्स्ड नहीं है, तो आप लास्ट 3 सालों के जो है एक्चुअल्स को अकाउंट में लेंगे। ठीक है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है, सपोज आप जो है नेक्स्ट साल के लिए बना रहे हो, तो आपको पता है अभी तक इतना आउटस्टैंडिंग है इस आइटम के अंडर, जो कि अभी तक इस आइटम के अंदर हम वसूल नहीं कर पा रहे, जो कि इस आइटम के अंदर हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपको जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको डिवाइड करो डेड और रिकवरेबल में। डेड मतलब वो वाला पोर्शन जो ड्यू तो है लेकिन आपको कभी मिलेगा नहीं, अब खत्म। लेकिन रिकवरेबल वो वाला पोर्शन होता है जो ड्यू है और आप उसको रिकवर भी कर लोगे आराम से। यानी कि जो आपके आउटस्टैंडिंग्स है उनको आप 2 चीजों में डिवाइड करो, डेड और रिकवरेबल। डेड जो ड्यू है लेकिन मिलने का कोई चांस नहीं है, रिकवरेबल जो ड्यू है और मिलने के चांसेस भी है। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपके पास्ट एक्चुअल्स होते हैं, पास्ट एक्चुअल्स मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो आपको फाइनल फिगर मिला था, जिसको एजी ने भी एक्सेप्ट किया था, उसको हम कहते हैं पास्ट एक्चुअल। पास्ट एक्चुअल जो है वो इंपॉर्टेंट क्लू आपको देता है फॉर प्रोजेक्टिंग एस्टिमेट्स ऑफ एनसुइंग ईयर या नेक्स्ट ईयर। यानी कि पास्ट यानी पिछले सालों के जो एक्चुअल्स थे यानी फाइनल फिगर्स थी, वो आपको क्लू दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी आइटम के अंडर कितना प्रोजेक्ट करो। लेकिन आप उसको बेस नहीं ले सकते, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है, क्योंकि मार्केट हाइक्स चेंज होती है, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो जो पिछले साल में मार्केट था वो इस साल नहीं रह सकता है, जो इस साल मार्केट है वो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है पिछले साल का जो आपको किसी भी आइटम ABCD के अंडर जो एक्चुअल था वो आपको क्लू दे सकता है, लेकिन आप उसको एज बेस नहीं ले सकते हो नेक्स्ट साल के लिए। समझ आई बात? क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। नाउ स्पेशल फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना है। स्पेशल फैक्टर्स मींस हमारा वेदर, ठीक है, हमारी लेबर, हमारा जो है प्रोडक्शन या मार्केट हाइक्स, इनको हम कहते हैं स्पेशल फैक्टर्स। देखो, अगर वेदर अच्छा रहा तो प्रोडक्शन जो है फूड की या क्रॉप की वो बम्पर रहेगी, जबरदस्त रहेगी। ठीक, अगर वेदर अच्छा नहीं रहा तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं रहेगी। समझ आई बात? तो इस चीज को भी दिमाग में रखना पड़ता है वाइल प्रोजेक्टिंग एस्टिमेट्स के हमारे कौन कौन से फैक्टर्स इस आइटम पे, क्योंकि हम प्रोजेक्शन तो बहुत सारे आइटम्स की करते हैं, तो हर आइटम की हमें अलग अलग से देखनी कि इस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है असर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा लास्ट 2 साल हम कोरोना वायरस के साथ थे तो काफी ज्यादा मार्केट डाउन था, कुछ मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, है ना। तो वही देखना है हमें कि कौन कौन सा फैक्टर हमें इस आइटम पे इफेक्ट कर सकता है, तो उसको हमें जो है दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन जो है वो हमें किस चीज पे बनानी है, किस चीज पे करनी है? ग्रॉस रियलाइजेशन इन कैश। ग्रॉस रियलाइजेशन इन कैश क्या होती है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। सपोज कोई आइटम है तो आपको इसके अंडर आने वाले साल में, ऑब्वियसली आप आने वाले साल के लिए तो प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया आप इस साल में नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्शंस बनाते हो, तो आने वाले साल में इसी आइटम के अंडर आपको रिफंड भी करना है और आपको जो है वहां से रेवेन्यू भी आएगा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अगर आपको जो है ये चीज जो थी, कोई आइटम था, इसके अंडर जो है हम आपको रिफंड्स करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है
अपना जो फी था वो भी रखा। सपोज कोई आइटम था, उसके लिए गवर्नमेंट ने फी रखा था, चार्जेस रखा था 100 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ऐलान किया कि जिसने इस साल में 100 रुपए भरा है उसको 50-50 रुपए वापस मिलेगा और अब से 50 रुपए ही इस चीज के लिए फी रहेगा। तो दैट मीन्स आपको इस आइटम के अंडर अब 50 रुपए रिफंड भी करने हैं और वहां से जो नए आपके इसके अंडर कस्टमर्स आएंगे या जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे उनको अलग से 50 रुपए का फी लेना है। ठीक है, यानी पुराने कस्टमर्स को, पुराने कंज्यूमर्स को जो भी होंगे उनको आपको रिफंड भी करना है और नए जो आपके होंगे उनसे आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसा भी लेना है। तो दो चीजें आई इस आइटम में, रिकवरीज भी आई, रिफंड्स भी आई। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप रिफंड्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप बस जो रेवेन्यू आपको आएगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसे ही कहते हैं ग्रॉस रियलाइजेशन इन कैश। ठीक है, अगर आपको रिफंड्स करने हैं, ठीक है, अगर आपको किसी हेड के अंडर रिफंड्स करने हैं तो वो आपको सेपरेटली एज रिफंड्स दिखाना होता है। समझ आई बात? अगर आप जो है क्या करते हो काम, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, यानी आप मतलब आपका डिपार्टमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट उसको वहां से फिर लोगों से या बाकी डिपार्टमेंट से चार्जेस वसूल होते हैं, दैट मीन्स रेवेन्यू उसी का होता है। सपोज हमारे पास जो है रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसआरटीसी जो है वो क्या करते हैं काम, वो अपनी बसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स को या पब्लिक को और वहां से जो है रेवेन्यू वसूल करते हैं। ठीक है, या इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस के अगेंस्ट रेवेन्यू उनको आता है। तो अब वहां पे क्या होता है, वहां पे हर साल 10% का आपको बढ़ावा करना है। ठीक है, ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस। मतलब अगर इस साल जो है किसी सर्विस के लिए आपने 100 रुपए रखा था तो आप नेक्स्ट ईयर जब एस्टिमेशन करोगे इस सर्विस की तो आप 10% 100 रुपए का बढ़ाओ। ठीक है, यानी 110 रुपए। समझ आई बात? इससे क्या होता है कि पब्लिक क्रिटिसिज्म भी नहीं होता और इंटर डिपार्टमेंटल जो क्लैशेस होते हैं वो भी नहीं होते और आराम से सर्विस भी प्रोवाइड होती है और रेवेन्यू भी आपका रिसीव होता है। यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है आपका डिपार्टमेंट तो आपको क्या करना है, 10% जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपको अपना कॉस्ट रिवाइज करना है। नेक्स्ट, मिसलेनियस रेवेन्यू जैसे सेल प्रोसीड्स ऑफ अनसर्विसेबल डेड स्टॉक, ओल्ड मशीनरी, ओल्ड टूल्स और प्लांट्स या न्यूज़पेपर्स के स्टॉक्स वगैरह, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। समझ आई बात? यानी कि मिसलेनियस रेवेन्यू को नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ऑक्शंस वगैरह होने हैं, सेल ऑफ डेड स्टॉक होना है या कुछ ओल्ड स्टॉक ऑफ न्यूज़पेपर आपको बेचने हैं तो आपको इस चीज का रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना है। समझ आई बात? तो यहाँ पे देखो आपके पास कोई ये चीज नहीं होती कि अब मैं इस पे जो आपके पास लास्ट ईयर, जरूरी नहीं है कि हर साल आप ऑक्शन करो, हर साल ये सेल प्रोसीड्स ऑफ डेड स्टॉक या अनसर्विसेबल स्टॉक हो। तो आपके जो है पास्ट एक्चुअल्स जो होंगे उनको थोड़ा सा आप गाइडिंग फैक्टर यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, चलो 2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही अगर आपने कोई मिसलेनियस आइटम के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट किया और इस साल आपको फिर से वही प्रोजेक्ट करना है तो आप उसको एज क्लू ले सकते हो, एज आइडिया ले सकते हो वहां से। समझ आई बात? नेक्स्ट, कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होती है वो एक ही सोर्स के थ्रू होती है लेकिन वहां पे टैक्स और नॉन टैक्स दोनों मिले होते हैं। यानी कि सपोज मेरा जो डिपार्टमेंट है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, उस सर्विस के अंडर उसे जो है वहां से रेवेन्यू आता है सपोज 100 रुपए, लेकिन उस 100 रुपए में क्या है, 80 रुपीज तो चार्जेस है और 20 रुपए टैक्स है। वो मेरा डिपार्टमेंट जो है वो 100 रुपए ले रहा है कंज्यूमर से, लेकिन वो 100 रुपए तो उसको लेना है, लेकिन उस 100 रुपए में 80 रुपीज जो है वो चार्ज है यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू है और 20 रुपए जो है वो टैक्स है। ठीक है, यानी टैक्स रेवेन्यू है। लेकिन रियलाइज किस तरीके से हो रहा है, एक ही कॉमन प्रोसेस से हो रहा है, 100 रुपए एक ही वे से हो रहा है।
तो नो डाउट आपको तो एक ही तरीके से रियलाइज हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी एस्टिमेशन अलग अलग अंडर रेस्पेक्टिव अकाउंट हेड्स करनी है कि टैक्स में कितना आया और नॉन टैक्स में कितना आया। सपोज हम जो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होती है उसमें हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग होते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उस पर अलग लिखी होती है, लेकिन हम जब बैंक पे जाते हैं या हम जब ऑनलाइन भरते हैं तो हम ओवरऑल भरते हैं, हम वहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं भरते। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हमारा, पीडीडी डिपार्टमेंट है, वो वसूल तो एक ही सोर्स से कर रहा है, लेकिन वो जो अमाउंट वो ले रहा है उस अमाउंट में दो चीजें हैं, टैक्स भी है और नॉन टैक्स भी है। तो उनको जब एस्टिमेशन करनी है, उनको टैक्स की अलग करनी है, नॉन टैक्स की अलग करनी है अंडर रेस्पेक्टिव हेड, ऑल्दो वो ले एक ही सोर्स से रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो दैट मीन्स अगर कॉमन प्रोसेस से आपका रेवेन्यू आ रहा है, आपको उसे बाज़ाबिता अपने रेस्पेक्टिव हेड्स के अंडर क्लासिफाई करके लिखना है। समझ आई बात? अदर गाइडलाइंस क्या है कि अगर एरियर है जो पास्ट सालों से पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 साल 3 साल से अभी आउटस्टैंडिंग है, वो उसको तभी आप इंक्लूड करो अगर आपको लगता है हाँ जी अब आने वाले साल में ये रियलाइज होगा। समझ आई बात? अगर एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस साल में भी आएगा तो उसको छोड़ दो। समझ आई बात? नेक्स्ट, वो वाले एरियर्स, वो वाले रिसीट्स या वो वाला रेवेन्यू जो ड्यू तो है कि इस साल में ये ड्यू हो रहा है, ये जी मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ड्यू है लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसको रियलाइज करेंगे। समझ आई बात? सपोज किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास किसी होटल एकोमोडेशन की रेंट है, ये ड्यू है, इसको देनी है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है मर गया, यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि अभी ये रियलाइज हो जाए बिकॉज एम्प्लॉय है ही नहीं। समझ आई बात? तो इस तरीके से दो चीजें हैं, एक तो जो पिछले है आपके पास एरियर्स या आउटस्टैंडिंग्स, वो तभी आप इंक्लूड करो जब आपको लगे कि हाँ जी ये मिलने वाले हैं। ठीक। दूसरा, जो आपके रिसीट्स ड्यू है इन कमिंग ईयर लेकिन आपको नहीं लगता कि वो हमें रियलाइज होने वाले हैं, तो उनको जो है मत करो इंक्लूड, यानी कि उनको फिलहाल रहने दो। समझ आई बात? फिर से बताती हूं, जो आपके पास्ट ईयर्स के एरियर्स है यानी आपकी आउटस्टैंडिंग्स है, अगर आपको लगता है कि आने वाले साल में वो मिलेंगे तभी उनको एडअप करो। नेक्स्ट, जो आपके एस्टिमेट्स है या रिसीट्स है जो कि ड्यू है आने वाले साल में लेकिन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो मिलेंगे, तो उनको जो है आप एडअप मत करो। ठीक। लोन्स और एडवांसेस की असेसमेंट भी प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट उसके अंडर भी जो है रियलाइजेशन अच्छे तरीके से हो, इंप्रूव हो जाए रियलाइजेशन। हर कोई डिमांड, यानी कि जितने आइटम्स अभी तक हमने देखे, जितने सारे गाइडलाइंस हमने देखे, जितने आइटम्स के अंडर आप डिमांड बना रहे हो यानी एस्टिमेशन कर रहे हो, वो एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। समझ आई बात? नाउ एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स जो है ये हम बजट फॉर्म 1 यानी फॉर्म B1 पे बनाते हैं, और ये जो रेवेन्यू रिसीट्स की एस्टिमेट्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, ओरिजिनल एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और फाइनल एस्टिमेट्स। ओरिजिनल एस्टिमेट्स मींस जो कि आने वाले साल के लिए जब हम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट करते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मींस जो जब वो साल आया तो उसके जब 6 मंथ हो गए, ठीक है, उसके बाद हम उनको रिवाइज करके लिखते हैं। समझ आई बात? दैट मीन्स अभी जो हमारा आने वाला साल है कौन सा है? 22-23, ठीक है, तो हम जो है उसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी जो हमने नए साल के लिए प्रोजेक्शंस की वो हो गए ओरिजिनल एस्टिमेट्स। अब जब नया साल आएगा और उसके 6 मंथ चले जाएंगे, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, 6 मंथ मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के बाद हम जो है उसके जो हमारे एस्टिमेट्स होंगे उनको रिवाइज करके लिखेंगे। ठीक है,
तो उन्हें हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। उसके बाद जब साल खत्म हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास जो फिगर्स रहेंगी उन्हें हम कहेंगे फाइनल एस्टिमेट्स। समझ आई बात? स्टार्टिंग पे जो प्रोजेक्शन की वो आपकी ओरिजिनल एस्टिमेट्स है। आफ्टर 6 मंथ्स आपकी जो रिवाइज्ड फिगर्स हुए किसी भी आइटम के अंडर वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हुई, और फाइनल जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास फिर फाइनल फिगर्स रही आइटम्स के अंडर। ठीक है, ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है ये हमें पढ़ना है, काफी बड़ा टॉपिक है, ये हम उस टाइम पे खुल के वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ फॉर्म B1 इस तरीके का होता है। अगर जब आपको प्रिपेयर करना है तो इस तरीके का आपके पास जो है फॉर्मेट होता है इसके लिए। तो बजट ईयर अगर आप इस साल में बना रहे हो यानी 22-23 में बना रहे हो तो आपको बनाना है 23-24 के लिए, यानी 2023-2024। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है आप इस फॉर्मेट को भरेंगे जैसे जैसे वहां पे कॉलम्स दिए गए हैं। समझ आई बात? विद दिस हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।